हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल फ्री। और ये यूट्यूब पे अवेलेबल कोर्सेज में वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है भाई ये। लेकिन इस कोर्स को एकदम स्टार्टिंग से देखना भाई। सीधा इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं ना, तो आप पहली वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11th अकाउंटेंसी के नाम से। आप प्लेलिस्ट में जाइए, पहली वीडियो से जो है देखना शुरू कीजिए। हर एक वीडियो की नोटिंग्स जो मैंने आपको करवा रखी है भाई, नोट्स बनाइए कॉपी के अंदर, रिवीजन कीजिए ढंग से एंड सीक्वेंस में पढ़िए। सीधा बीच में से कोई वीडियो देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग हो सकता है बेटर ना हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई। पिछली क्लास जिन लोगों ने भी देखी है उनको पता होगा, हमने नॉन करंट एसेट्स का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था और अब हमें करंट एसेट्स का डिस्कशन स्टार्ट करना है। और करंट एसेट्स का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि करंट एसेट्स हाईली रिलायजेबल होते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। अब ये जो बात मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई, इसको मैंने समझाया नहीं था अभी। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके सामने, तो इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो एग्जांपल लेते हैं भाई यहाँ पे, और इस एग्जांपल के अंदर हम कुछ और बातें भी समझने वाले हैं साथ साथ। तो एग्जांपल जो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ वो शेयर्स का एग्जांपल लेने वाला हूँ। अब आप लोगों ने जरूर सुना होगा ये शब्द शेयर्स, शेयर मार्केट। शेयर होता क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमें यहाँ पे करना है। तो ऐसा मान लेते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है मिस्टर ए, और मिस्टर ए जो है ये एक बिजनेस रन करते हैं भाई। इनके बिजनेस का नाम है ए एंड कंपनी। ए एंड कंपनी, ए एंड कंपनी। अब ऐसा मान लेते हैं कि भाई मिस्टर ए ने अपना जो ये बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने कुछ पैसा भी इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में। ऐसा मान लेते हैं भाई, इन्होंने अपने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं इन्होंने 5 लाख रुपीज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में। बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, इसको कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं भाई कैपिटल। बट होता क्या है कि भाई लिमिटेड कैपिटल में लिमिटेड ग्रोथ होती है। इट मींस अगर मिस्टर ए ने 5 लाख इन्वेस्ट किए तो एक लेवल तक उनका बिजनेस ग्रो करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आके ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। और ज्यादा आगे ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस को और कैपिटल पक्का पक्का चाहिए होगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मिस्टर ए ने एक लेवल तक बिजनेस ग्रो कर लिया, अब उनको और फंड्स चाहिए, और पैसा चाहिए। तो वो और फंड्स और पैसा कहां से अरेंज करें, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है। अब मुझे लगता है काफी सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे भैया सेविंग्स होगी उनके पास, सेविंग्स यूज कर लेंगे वो। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, लेट से उनके पास सेविंग्स नहीं है, उनके पर्सनल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। वो बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट अर्न करते थे, पर्सनली जो प्रॉफिट उनको बचता था वो खर्च कर देते थे। तो ज्यादा सेविंग्स है नहीं उनके पास। तो और क्या क्या ऑप्शंस होंगे उनके पास बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, कहां से लेके आएंगे वो। तो कुछ बच्चों का यहाँ पे ये भी आंसर हो सकता है कि भैया वो क्या करेंगे, लोन ले लेंगे, अपने रिलेटिव से पैसा ले लेंगे, बैंक से पैसा ले लेंगे, अपने फ्रेंड्स के थ्रू जो है पैसा जो है वो उधार ले लेंगे, बोरो कर लेंगे। तो ये भी एकदम सही बात है। मतलब आप बता सकते हैं कि भाई जो मिस्टर ए के पास सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, फंड्स इकट्ठा करने के सोर्सेज, उनमें सबसे पहला नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया वो लोन ले सकते हैं, वो लोन ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बट क्या उनके पास कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं? तो देखो मैंने यहाँ पे ये बताया कि मिस्टर ए जो बिजनेस रन कर रहे हैं वो ए एन कंपनी है। लेट से ये एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी। अब अभी मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करा प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है। फ्यूचर में इसी चैनल पे मैं बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो उन वीडियोस के अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। बट अभी के लिए यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं भाई ए एन कंपनी एक पब्लिक कंपनी है। अब होता क्या है, सुनना ध्यान से, कंपनीज के पास कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज होते हैं फंड्स इकट्ठा करने के, जो प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस के पास नहीं होते, पार्टनरशिप वाले बिजनेस के पास नहीं होते। और ये क्या क्या सोर्सेज है भाई? तो भाई सबसे पहला नाम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई ऐसा जो बिजनेस है जो कंपनी की फॉर्म में रजिस्टर्ड है, वो शेयर्स इशू करके फंड्स इकट्ठा कर सकता है, या फिर वो डिबेंचर्स इशू करके भी फंड्स इकट्ठा कर सकता है, डिबेंचर्स के थ्रू भी, या फिर वो बॉन्ड्स के थ्रू भी फंड्स इकट्ठा कर सकता है, या फिर वो पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू भी फंड्स इकट्ठा कर सकता है, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू।
एंड ऐसे ही बहुत सारे और भी सोर्सेज होते हैं जो कि बिजनेस स्टडीज के अंदर आपका एक अलग से चैप्टर है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के नाम से, वहां पे आप पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंटेंसी के अंदर इतना ज्यादा डिटेल्ड हमें डिस्कशन नहीं करना, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि कंपनी के पास फंड्स इकट्ठा करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। कंपनी चाहे तो वो लोन लेके भी पैसा जुटा सकती है, वो शेयर्स के थ्रू भी पैसा इकट्ठा कर सकती है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, ऐसे कुछ नाम होते हैं जिनके थ्रू कंपनी के पास फंड्स आ सकते हैं। तो अभी इनके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हमने नहीं करा, हम यहाँ पे शेयर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं कि शेयर क्या होता है। अब मान लेते हैं मिस्टर ए ने ये डिसाइड किया कि उनको अपनी कंपनी के लिए जो फंड्स अरेंज करने हैं वो शेयर्स इशू करके करने हैं, शेयर्स के थ्रू वो पैसा जो है वो रेज करना चाहते हैं। तो उसका तरीका क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा? अगर मिस्टर ए ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो शेयर्स के थ्रू फंड्स इकट्ठा करेंगे, तो सबसे पहला काम उनको क्या करना पड़ेगा? तो भाई हमारे देश में काफी सारे आम लोग रहते हैं, जनता रहती है, जनरल पब्लिक रहती है, आपके जैसी मेरे जैसी, काफी सारे लोग यहाँ पे रहते हैं हमारे जैसे। तो लेट से ये हमारे देश की जनरल पब्लिक है, मान लेते हैं भाई ये हमारे देश की जनरल पब्लिक है। तो मिस्टर ए सबसे पहला काम जो यहाँ पे करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि वो अपनी कंपनी की एक किताब छाप के, एक बुक छाप के इस जनरल पब्लिक को देने वाले हैं। एक बुक छाप के यहाँ पे भाई जनरल पब्लिक को वो इशू करेंगे। तो कंपनी की एक बुक छाप के यहाँ पे जनरल पब्लिक को दी जाएगी, जनरल पब्लिक को एक बुक दी जाएगी यहाँ पे। ये जो बुक होगी, इस बुक को हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टस। इस बुक को हम किस नाम से पुकारेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टस। अच्छा, इस प्रोस्पेक्टस में, इस बुक में क्या लिखा जाता है भाई? तो इसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, कंपनी कब बनाई गई, कंपनी के फाउंडर्स कौन है, किसने बनाई, मतलब ये कंपनी, कंपनी क्या काम करती है, किस चीज में डील करती है कंपनी, किस चीज का बिजनेस करती है, मतलब कंपनी ने पिछले सालों में कब कितना प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी को कब लॉसेस हुए, कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कितनी संपत्ति है, कंपनी पे उधार कितना है, एंड सो बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी जाएंगी। कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है, कंपनी फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहती है, बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे। तो जनरल पब्लिक में से काफी सारे लोग जो लिटरेट होंगे, पढ़े लिखे होंगे थोड़ा, वो क्या करेंगे भाई? वो इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, और अगर उनको अपने एनालिसिस से ये लगता है कि इस कंपनी में दम है, ये कंपनी फ्यूचर में कुछ बड़ा कर सकती है, अभी भले ये कंपनी छोटी है लेकिन ये पिछले सालों से लगातार प्रॉफिट्स जो है वो ज्यादा अर्न कर रही है, हर साल इसका प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले बढ़ता चला जा रहा है, इस कंपनी के पास संपत्ति भी ठीक ठाक है, इस पे लाइबिलिटीज माने उधारी बहुत कम है, और फ्यूचर में इसका जो गोल है कंपनी का वो अचीवेबल है, ऐसी इनकी एनालिसिस इनको बताती है, इन लोगों को, जनरल पब्लिक को। तो इनमें से कई सारे लोग ये चाहेंगे कि यार काश मैं भी इस कंपनी का मालिक होता। आप भी जरूर चाहेंगे, अगर आपको पता चलेगा कि कोई कंपनी फ्यूचर में आने वाले 5 साल में बहुत बड़ी बनने वाली है, तो आप भी यही चाहेंगे कि काश आप भी ऐसी कंपनी के मालिक होते। तो भाई मिस्टर ए जो है वो इनको ये ऑप्शन देंगे कि आप कंपनी में मालिक बन सकते हैं। इन लोगों को ये ऑप्शन मिलेगा, ये जो जनरल पब्लिक वाले लोग हैं, अगर ये कंपनी में मालिकाना हक चाहते हैं तो मिस्टर ए इनको देने के लिए रेडी है। मालिकाना हक इनको मिलेगा, शेयर मिलेगा इनको कंपनी में, हिस्सा मिलेगा इनको कंपनी में। शेयर वर्ड का मतलब ही क्या होता है भाई हिंदी में? हिस्सा। तो इन लोगों को हिस्सा मिलेगा कंपनी में। लेकिन क्या मिस्टर ए अपनी कंपनी में इनको हिस्सा दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे ही दे देंगे? तो बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर इनको कंपनी में हिस्सा दिया जाएगा तो फ्री में तो नहीं दिया जाएगा, इनसे पैसे लिए जाएंगे। इट मींस इन लोगों को कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तो कंपनी की वो जो फंड्स की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी, कंपनी को फंड्स मिल जाएंगे। अगली बात, इन लोगों को क्या बेनिफिट होगा भाई? ये लोग कंपनी को पैसा देंगे तो इनको क्या बेनिफिट होगा? तो भाई इनको कंपनी में ऑनरशिप राइट मिलेगा। अगली बात, इनको कंपनी में डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी के ऑनर्स बन चुके हैं। तो इन रेशो ऑफ ऑनरशिप, मतलब जिस हद तक ये कंपनी के मालिक हैं, अगर इन्होंने कंपनी के शेयर्स में 10% पैसा इन्वेस्ट किया तो इनको उसमें कंपनी के प्रॉफिट्स में भी 10% हिस्सा इनको मिलेगा, मतलब तो इनको शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड, शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। अगली बात, इनको बेनिफिट हो सकता है मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशन से, बेनिफिट हो सकता है फ्रॉम मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशन। भाई जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है वो बढ़ती घटती रहती है शेयर बाजार के अंदर। तो जब ये शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो इन लोगों को फायदा होने की लालच रहेगी, ये लोग चाहेंगे कि इनका शेयर जो आज इन्होंने लेट से 10 रुपए का खरीदा, कल को वो 20 का हो जाए, 30 का हो जाए, बढ़ जाए, तो ये लोग उस शेयर को बेचेंगे और इनको प्रॉफिट होगा। तो इन इन लोगों को ये दो बेनिफिट्स फ्यूचर में हो सकते हैं, ये लोग इस वजह से इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे।
तो कंपनी की फंड्स की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि शेयर होता क्या है, पब्लिक शेयर क्यों खरीदती है और कंपनी शेयर क्यों इशू करती है। बट इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज के अंदर। अकाउंटेंसी के अंदर मैंने अभी बहुत सारी बातें डिस्कस ही नहीं करी है यहाँ पे आपके साथ, बहुत सिंपल रखा है मैंने इसको। तो जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे वहां पे बहुत डिटेल्ड डिस्कशन इसके बारे में हम करने वाले हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि शेयर्स क्या होता है। शेयर्स जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी के द्वारा जनरल पब्लिक को इशू किया जाता है, बेचा जाता है, और कंपनी से बदले में पब्लिक से बदले में फंड्स रेज किए जाते हैं। मतलब कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर बेचती है और पब्लिक से पैसा ले लेती है। और पब्लिक को बेनिफिट क्या होता है, तो पब्लिक को ये दो चीजों की लालच रहती है कि भाई कल को कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उस प्रॉफिट में हमें भी हिस्सा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। दूसरा, कंपनी के शेयर का भाव मार्केट में जो है वो बढ़ता घटता रहता है। तो आज अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर 10 रुपए में खरीदा और कल को वो 20 30 40 मतलब बढ़ गया, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो मैं उसको बेच के मुनाफा कमा सकता हूँ। तो इस वजह से जनरल पब्लिक जो है वो शेयर्स खरीदती है कंपनी के। तो शेयर का एक कॉन्सेप्ट मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। अब बात यहाँ पे ये है कि हमने पढ़ा क्यों ये, हमने अकाउंटेंसी के अंदर ये शेयर्स का डिस्कशन क्यों किया। अभी यहाँ पे 11th क्लास के अंदर तो चैप्टर भी नहीं है शेयर्स का, 12th में है हालांकि, 11th में तो नहीं है। तो यहाँ पे मुझे आपको पढ़ाना था करंट इन्वेस्टमेंट। आपको करंट एसेट्स में सबसे पहला वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई, थोड़ा ध्यान से सुनना। करंट इन्वेस्टमेंट का ही हमने एग्जाम्पल लिया है शेयर्स। ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया ना शेयर्स, ये करंट इन्वेस्टमेंट का ही एग्जाम्पल है। शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो हाईली रिलायजेबल होती है। ऐसा मान के चलिए कि मैं यूं बोलता हूं कि एक कंपनी है ए एंड कंपनी, एक कंपनी है ए एंड कंपनी, और इस कंपनी ने क्या किया भाई, इस कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, खरीद लिए मतलब उसके शेयर्स। तो मुझे एक बात बताओ, ए एंड कंपनी जब रिलायंस के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करेगी तो वो जो शेयर्स हैं वो ए एंड कंपनी का एसेट होंगे, ए एंड कंपनी की संपत्ति होंगे वो शेयर्स जो ए एंड कंपनी ने खरीदे। अगली बात, ए एंड कंपनी ने ये जो शेयर्स खरीदे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, क्या ए एंड कंपनी इन शेयर्स को मोर देन 1 ईयर के लिए अपने पास रिटेन करके रखेगी? तो भाई देखो, ये डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि कोई भी पर्सन जब शेयर खरीदता है तो वो शॉर्ट टर्म में ही उसको बेच देता है, शॉर्ट टर्म में ही बेच देता है। इसका मतलब विद इन 12 मंथ्स ही सेल कर दिया जाएगा। और उसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स आज परचेज किए, 100 रुपीज की वैल्यू है एक शेयर की, आपने खरीद लिया। अब कल के दिन क्या हुआ भाई, वो 100 रुपए का शेयर मान लो 110 का हो गया, बढ़ गई उसकी वैल्यू। शेयर की वैल्यू बढ़ने पे भी आप उसको बेच दोगे। क्यों बेचोगे पता है? हालांकि शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है फिर भी आप उसको बेच दोगे। बेचने के पीछे का रीजन ये है कि आपके मन में डर आ जाएगा कि कहीं ये शेयर का दाम जो अभी 100 से बढ़ के 110 हुआ है ये नीचे ना चला जाए, मैं इसी प्रॉफिट को बुक कर लेता हूं, मैं बेच देता हूं शेयर को। तो इसका मतलब देखा जाए तो जब शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लोगों के मन में एक फेयर होता है कि ये जो वैल्यू इंक्रीज हुई है कहीं ये कम ना हो जाए, तो काफी सारे लोग बेच देते हैं फेयर की वजह से, डर की वजह से। अच्छा, अगर वो जो 100 का शेयर आपने खरीदा उसकी वैल्यू कम होके लेट से मैं बोलता हूँ 90 रुपीज हो गई, 90 रुपए हो गई, तो आप डेफिनेटली उसको वैसे भी बेच देंगे कि और ज्यादा घट ना जाए वो वैल्यू, और ज्यादा कम ना हो जाए। मतलब दोनों ही तरह के विचारधारा वाले लोग जो होते हैं वो शेयर्स को बेच ही देते हैं। प्रॉफिट कमाने वाले लोग भी और लॉस करने वाले लोग भी एक टाइम के बाद शेयर को बेच देते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके शेयर को बेच दिया जाता है, थोड़ा सा लॉस बुक करके शेयर को बेच दिया जाता है। कोई भी जो है रिस्क नहीं लेना चाहता, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट रिस्की है। दैट्स वाई ज्यादातर लोग जो शेयर्स खरीदते हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब शेयर्स को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसका मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हाईली रिलायजेबल होता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्टेबल होता है। इसी वजह से ये करंट इन्वेस्टमेंट का एक एग्जांपल बन गया हमारा यहाँ पे। तो करंट इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा, हमने एक एग्जांपल लिया उसके लिए शेयर्स। और करंट एसेट्स हाईली रिलायजेबल होते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स का पार्ट क्यों है? क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स हाईली रिलायजेबल है। शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हाईली रिलायजेबल है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। दैट्स व्हाई करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो करंट एसेट का पार्ट होगा। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में हमने वो एग्जांपल लिया था लैंड वाला। मैंने बैकवर्ड एरिया में एक लैंड खरीदा था, क्या वो जो लैंड मैंने खरीदा वो मैं विद इन 1 ईयर बेच दूंगा? अब सोच के देखिए जरा, क्या लैंड का भाव एक साल के अंदर बढ़ जाता है क्या बहुत ज्यादा? तो बिल्कुल भी नहीं। लैंड का भाव बढ़ने में सालों लग जाते हैं।
कभी कभी तो ऐसा होता है भाई 10-10 साल लग जाते हैं ठीक ठाक रीजनेबल वैल्यू मिलने में। छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके लैंड कभी भी कोई नहीं बेचता। अगर आज मैंने कोई लैंड खरीदा मान लो भाई 20 लाख में, तो 1 लाख का प्रॉफिट गेन करके मैं बेच नहीं दूंगा उसको, मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए होगा उसमें, तो मैं काफी सालों तक उसको रिटेन करके रखने वाला हूँ मतलब। तो इसका मतलब लैंड अगर मैं खरीद रहा हूँ तो वो मैं रिटेन करने के लिए खरीद रहा हूँ, और वो भी मोर देन 1 ईयर। मैंने ये बात यहाँ पे लिखी थी देखो, नॉन करंट एसेट्स जो है वो मोर देन 1 ईयर बिजनेस में रिटेन करने के लिए खरीदे जाते हैं, ये बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका मतलब भाई जो नॉन करंट एसेट्स है वो हाईली रिलायजेबल नहीं होते, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जबकि जो करंट एसेट्स है वो हाईली रिलायजेबल होते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। अब अगला नाम यहाँ पे आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है भाई? तो इन्वेंट्री माने वह वस्तु जिसको हम बेचने का बिजनेस करते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ भाई। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स वह वस्तु जिसको बेचने का हम बिजनेस करते हैं, हम बिजनेस करते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री को और बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि दुनिया में जो बिजनेस है वो कितनी चीजों का किया जाता है, कितनी चीजें बिक सकती हैं दुनिया में? बिजनेस कितनी चीजों का होता है पूरी दुनिया में? अगर देखा जाए तो कितनी चीजों का बिजनेस होता है दुनिया में? तो भाई दुनिया में दो ही चीजों का बिजनेस होता है, सिर्फ सिर्फ दो तरह की चीजें बिकती हैं दुनिया में। एक को हम बोलते हैं गुड्स माने वस्तु, और दूसरे को हम बोलते हैं सेवाएं माने सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरी कोई चीज बनी नहीं है जिसको बेचा जाए। तो इसका मतलब देखा जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज ये दो चीजें हैं जो दुनिया में बेचने के लिए बनी है, बिक सकती हैं। अगर आप अपने आसपास में देखेंगे, आप स्टेशनरी की शॉप पे गए, आपने कॉपी पेन रबड़ पेंसिल बुक्स वगैरह खरीदी, आपने वस्तु खरीदी, आपने मेट्रो ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया तो आपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ली। आप जो है लेट से मैं बोलता हूँ कि आप बस में बैठ के ट्रेवल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो वहां पे भी आपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ली। आप लेट से सैलून जाते हैं, वहां पे आपने हेयर कट करवाया तो आपने सर्विसेज ली। आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप एजुकेशनल सर्विसेज ले रहे हैं मतलब मेरी। तो मतलब पूरे दिन में आप या तो गुड्स परचेज कर रहे होंगे या सर्विसेज, तीसरी कोई चीज आप नहीं खरीद रहे होते हैं। तो कोई भी चीज जो बिक सकती है वो दोनों में से एक चीज होती है भाई, या तो वो गुड्स होगा या वो सर्विस। आप मान लीजिए वेजिटेबल शॉप पे जाके वेजिटेबल्स परचेज कर रहे हैं, तो वो वेजिटेबल भी एक वस्तु है, गुड्स है वो। मतलब या तो आपको गुड्स खरीदने को मिलेगा या सर्विसेज। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों चीजें एक साथ बेचते हैं, कॉम्बो बेचते हैं आपको, जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस। रेस्टोरेंट आपको फूड एंड बेवरेजेस देता है भाई, खाना पीना, तो वो गुड्स है, वस्तु है वो। लेकिन रेस्टोरेंट आपको सर्विसेज भी देता है, आपके टेबल पे जो है वेटर जो है वो खाना सर्व करेगा, एसी लगा होगा वहां पे, सिटिंग अरेंजमेंट होगा, आप बैठ के गप्पे लड़ा सकते हैं वहां पे। इसका मतलब आपको सर्विसेज भी दी जा रही है वहां पे, तो गुड्स के साथ साथ सर्विस भी मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनीज भी आपको गुड्स के साथ साथ सर्विस भी बेचती हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी आपको मोबाइल फोन बेचती है जो कि एक गुड्स है, लेकिन साथ साथ 1 साल की वारंटी सर्विस भी तो देती है। तो इसका मतलब देखा जाए तो गुड्स के साथ साथ सर्विस भी बेच रही है। तो काफी सारे बिजनेसेस सिर्फ गुड्स बेचते हैं, काफी सारे बिजनेसेस सिर्फ सर्विस बेचते हैं, और काफी सारे बिजनेसेस दोनों चीजें इकट्ठी बेचते हैं। अब मेरा आपसे यहाँ पे जो मुझे समझाना था वो टॉपिक क्या था कि इन्वेंट्री क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेंट्री मींस वह वस्तु जिसको हम बेचने का बिजनेस करते हैं। वस्तु माने गुड्स, वस्तु वर्ड का मतलब क्या हुआ भाई? गुड्स। इन्वेंट्री माने वह गुड्स जिसको हम बेचने का बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्टेशनरी की दुकान चलाता हूं तो मैं किस चीज को बेचने का बिजनेस करता हूं भाई? मैं कॉपी पेन रबड़ पेंसिल बुक्स वगैरह बेचने का बिजनेस करता हूं। इसका मतलब मेरी इन्वेंट्री क्या होगी भाई? वो स्टेशनरी का सामान। मान लो मैं एक मेडिकल स्टोर चलाता हूं तो मेरी इन्वेंट्री क्या होगी? मेडिसिन होगी। मान लो मैं फर्नीचर बेचने का बिजनेस करता हूं तो मेरी इन्वेंट्री क्या होगी भाई? फर्नीचर होगी। अच्छा, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मैं कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मेरी इन्वेंट्री क्या होगी? तो भाई हो सकता है कई बच्चे यहाँ पे बोले भैया आपकी इन्वेंट्री एजुकेशन होगी। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक बात अभी अभी पढ़ाई थी कि इन्वेंट्री मींस वह वस्तु जिसको हम बेचने का बिजनेस करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आपको कोई वस्तु बेच रहा हूँ, कोई गुड्स बेच रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सर्विस दे रहा हूँ। एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ सर्विस बेच रहा हूं मैं गुड्स बेच ही नहीं रहा। देखा जाए तो मैं कोई गुड्स बेच ही नहीं रहा हूं। तो एक ऐसा बिजनेस जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली सर्विस बेचता है ना, उसकी इन्वेंट्री ही नहीं होती भाई, उसकी इन्वेंट्री ही नहीं होती है।
अब ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिलेगी यूट्यूब पे ही। तो इसका मतलब देखा जाए तो इन्वेंट्री माने वह वस्तु जिसको बेचने का बिजनेस किया जा रहा हो। तो एक फर्नीचर बेचने वाले व्यक्ति के लिए उसकी इन्वेंट्री फर्नीचर है, एक स्टेशनरी बेचने वाले व्यक्ति के लिए उसकी इन्वेंट्री स्टेशनरी है, मेडिसिन बेचने वाले के लिए व्यक्ति के लिए उसकी इन्वेंट्री मेडिसिन है, वेजिटेबल्स बेचने वाले व्यक्ति के लिए उसकी इन्वेंट्री वेजिटेबल्स है। अच्छा, एक एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले टीचर के लिए उसकी इन्वेंट्री कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो वस्तु बेच ही नहीं रहा है, वो तो सर्विसेज दे रहा है। तो एक्सक्लूसिवली जो लोग सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी इन्वेंट्री नहीं होती। यहां तक की बात मुझे लगता है क्लियर होगी। अगली बात, इन्वेंट्री जो है ये करंट एसेट कैसे हो गया? तो देखो हमने पढ़ा था करंट एसेट्स हाईली रिलायजेबल होते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। उनको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इन्वेंट्री जो है, मान लो अगर मैं स्टेशनरी बेचने का बिजनेस करता हूँ, आज मैं कुछ स्टेशनरी का सामान अपनी शॉप पे लेके आया, क्या मैं विद इन 1 ईयर उसको बेच नहीं दूंगा? मतलब मेरे मन में मंशा क्या होगी? मैं तो ये चाहूंगा कि आज अगर मैंने सामान खरीदा है ना अपनी दुकान के अंदर, स्टॉक में परचेज करके लेके आया हूं, तो आज ही बिक जाए, आज ही बिक जाए। 1 साल तो बहुत दूर की बात हो गई, इसका मतलब विद इन 1 ईयर तो वो वैसे भी बिक जाएगा। तो देखा जाए तो इन्वेंट्री जो है वो हाईली रिलायजेबल होती है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। अब कोई बच्चा अगर यूं बोले भैया आप अपनी शॉप पे सामान लेके आए बेचने के लिए, वो बिका ही नहीं, 1 साल हो गया, तो भाई उस केस में तो फिर मुझे बिजनेस करना ही नहीं आता, मुझे धंधा करना ही नहीं आता, मुझे दुकान पे ताला लगा देना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो विद इन 1 ईयर तो मेरी इन्वेंट्री मुझे बेचना आना चाहिए भाई, 1 साल बहुत लंबा समय होता है। अच्छा, ये जो इन्वेंट्री है ये हाईली रिलायजेबल है, इसी वजह से ये करंट एसेट्स में काउंट हो रहा है। इन्वेंट्री को गुड्स के नाम से भी जानते हैं और इन्वेंट्री को स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसके अल्टरनेटिव नेम्स है जो आगे जाके कई बार हम यूज करने वाले हैं, तो आपको ये अल्टरनेटिव नेम्स भी पता होने चाहिए। अब देखो अगला वर्ड यहाँ पे आता है डेटर, देन आता है बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों को थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के बारे में। कैश इन हैंड, मेरी दुकान में मेरे गल्ले में पड़ा हुआ पैसा, कैश इन हैंड। इसका मतलब देखा जाए तो बिजनेस के अंदर जो कैश अवेलेबल है वो कैश इन हैंड हो गया, बिजनेस की संपत्ति है वो। अच्छा, ये तो अपने आप में ही कैश है, इसको क्या ही हाईली रिलायजेबल बनाओगे तुम? हाईली रिलायजेबल एसेट तो वो होता है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ये तो खुद ही कैश है, इसी वजह से ये करंट एसेट्स में काउंट हो रहा है। कैश एट बैंक का मतलब क्या होता है भाई? कैश एट बैंक का मतलब होता है बिजनेस के करंट अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा। देखो एक व्यक्ति के दो तरह के खाते हो सकते हैं, लेट से मैं बोलता हूँ भाई मेरा मेरा एक सेविंग्स अकाउंट है हिमांशु के नाम से, बट मेरा एक करंट अकाउंट भी है मेरे बिजनेस के नाम से मैंने खोला हुआ है। प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस जो होता है उसके लिए भी करंट अकाउंट ओपन करना पॉसिबल है, प्रोप्राइटरशिप के लिए भी, पार्टनरशिप के लिए भी एंड कंपनी के लिए भी। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इनको भी एक पर्सन माना जाता है, तो इनके अकाउंट्स, इनके बैंक अकाउंट्स भी ओपन किए जाते हैं मतलब। ठीक है, अब मैं यूं बोलता हूँ, मान लो मैंने अपने बिजनेस के करंट अकाउंट के अंदर पैसे जमा कर रखे हैं। करंट अकाउंट माने बिजनेस के नाम से खोला हुआ बैंक अकाउंट। मेरे पर्सनल नाम से जो मैंने बैंक में खाता खोला है वो तो मेरा सेविंग्स अकाउंट है, बट मैंने अपने बिजनेस के नाम से भी एक खाता खुलवा रखा है बैंक के अंदर, जिसके अंदर मैं बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन करता हूँ। तो वो जो खाता है भाई उसको मैं बोलूंगा अपना करंट अकाउंट। अब भाई करंट अकाउंट जो होता है उसके अंदर अगर मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, कैश एट बैंक बोला जाएगा उसको। तो कैश एट बैंक भी हमारे लिए क्या हो गया भाई? करंट एसेट का एक पार्ट हो गया, क्योंकि ये तो अपने आप में ही कैश है, इसको क्या ही कैश में कन्वर्ट करोगे? हाईली रिलायजेबल होना तो बहुत दूर की बात हो गई। अच्छा, देन यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है भाई? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब प्रीपेड, प्री का मतलब हुआ पहले ही, पेड माने पे कर देना, एक्सपेंस माने खर्चा। प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा खर्चा जिसको हमने पहले ही पे कर दिया हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मेरे पास पढ़ने के लिए, आपने शुरू में 2-3 डेमो क्लासेस ली, आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई, आपने ज्वाइन कर लिया, आपने एडवांस में मुझे फीस दे दी। जैसे ही आपने मुझे एडवांस में फीस दी, प्रीपेड एक्सपेंस करा, आपके पास एक राइट आ गया। क्या राइट आ गया? मुझसे मेरी सर्विसेज लेने का। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे साल की एनुअल पेमेंट मुझे कर दी, तो आप 1 साल तक मुझसे मेरी सर्विसेज लेने के लिए एबल हो। आपने मुझे प्रीपेड पहले ही पे कर दिया वो खर्चा। जब भी आप प्रीपेड एक्सपेंस इंकर करते हैं, आपने एडवांस में मुझे पेमेंट दी, तो आपके पास एक राइट आ जाता है सामने वाले व्यक्ति से वस्तु या सेवा प्राप्त करने का। जब आपने मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर मुझे एडवांस फीस पेमेंट की, तो आपके पास एक राइट आया मुझसे मेरी सर्विसेज लेने का। ठीक है, और अगर आपका किसी चीज पे राइट है तो वो चीज आपकी संपत्ति हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल आपकी संपत्ति हुई, वो भी आपका एसेट हुआ। और इसको भी यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर हम लोग काउंट करते हैं। इसको हाईली रिलायजेबल बोलना तो गलत होगा, क्योंकि इसका बेनिफिट तो आप विद इन 1 ईयर वैसे भी उठा ही लेंगे। ठीक है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ज्यादातर क्या होता है, मंथली फीस जो है वो चलती है, मंथली फीस, क्वार्टरली फीस या एनुअली फीस।
तो जितनी भी ये प्रीपेड सब्सक्रिप्शंस होते हैं इनका बेनिफिट आप विद इन 1 ईयर अवेल कर लेते हैं, तो इसी वजह से ये कहाँ पे काउंट हो रहे हैं भाई, करंट एसेट्स में काउंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे दो नाम जो है वो बच गए हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए भाई, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। ये जो डेटर है इसमें बी साइलेंट है, डेब्टर नहीं पढ़ते इसको, डेटर होता है ये। इन दोनों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कॉन्सेप्ट नंबर 4, 5 एंड आगे के कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ भाई। सीक्वेंस में वीडियोस देखना, नोटिंग्स करना, रिवीजन करना, ठीक है। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।